आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी कि भारत सरकार क्यों नहीं ढेर सारा नोट छाप करके अपने भारत में लोगों को बांट दी। सब लोग अमीर हो जाएंगे और सब लोग अमीर तो हो ही जाएंगे। भारत तो अपने आप अमीर हो जाएगा ना, पूरी दुनिया में नंबर वन हो जाएगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है ऐसा? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? भारत सरकार की कोई ऐसी गलती है? तो क्या है इसके पीछे कारण? अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार सत्ता में आए तो कहा जाता है कि उन्होंने वादा किया था कि सबको 15-15 लाख रुपया दे देंगे। सत्ता में आ गए, तीसरी बार आ गए, क्यों नहीं 15-15 लाख रुपया छाप करके सबके खाते में बांट दिया जाए? अच्छा, सबके खाते में ना सही, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके खाते में तो डाल ही देना चाहिए ना। लेकिन फिर भी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अच्छा, सरकार नहीं कर रही है, नोट छापने का जिम्मा तो आरबीआई के पास, आरबीआई ऐसा कर दे। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या है कारण? आइए एक एक करके देखते हैं। हम लोग तीन पहलुओं पे बात करेंगे। वो तीन ऐसे कारण हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि नोट छाप करके क्यों नहीं, अपने ही तो देशवासी हैं ना, अपने ही तो नागरिक हैं, क्यों नहीं इनको अमीर बना दिया जा रहा है? तीन कारण होंगे और पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है ना। तो चलिए सबसे पहले ये जाने कि नोट कैसे छपता है। भाई, नोट छाप कौन छाप रहा है, कैसे छपता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इस पर हम लोग बात कर लें। अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि समझना इसलिए जरूरी है कि एक कागज का टुकड़ा ही तो है, एक टुकड़ा ही है। जब तक इसके टुकड़े की वैल्यू नहीं समझेंगे, ये टुकड़ा क्या है, क्यों है, तब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जो नोट की छपाई होती है उसको दो संस्थाएं गवर्न करती हैं। और वो दो संस्थाएं कौन कौन है? एक संस्था जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है और एक आरबीआई के अंतर्गत कार्य करती है। वो दो संस्थाएं कौन कौन है? पहली संस्था भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यानी कि BRBNMPL, ये आरबीआई की सहायक संस्था है। ठीक है, और दूसरा देख लीजिएगा, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि SPMCIL, और ये भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। ये दो संस्थाएं हैं। अब दो संस्थाएं, चार जगह प्रिंटिंग प्रेस है और चार जगह ये दो संस्थाएं मिलकर के गवर्न कर रही होती है। वो चार जगह कौन कौन सा देखिएगा? महाराष्ट्र के नासिक में है, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में है, मध्य प्रदेश के देवास में है। और ये दो जगह जो प्रिंटिंग प्रेस है, इसको SPMCIL गवर्न करती है, यानी कि जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। तीसरी है मैसूर में है, कर्नाटक के मैसूर में है, या पश्चिम बंगाल के सालबोनी में एक संस्था है। इन दोनों को आरबीआई के अंतर्गत कार्य करने वाली जो संस्था है उसको गवर्न करती है। ये देखिए, मैंने मुख्य गेट का एक लगा रखा हुआ है चित्र देवास का। ठीक है, तो एक तो बात समझ में आ गई कि चार जगह जो है प्रिंटिंग प्रेस है, चार जगह नोटों की छपाई होती है। अच्छा, अब नोटों की छपाई आपको समझ में आ गई। अब नोटों की छपाई कैसे होती है, थोड़ा सा इसको जान लिया जाए। अभी समझ में सारी बातें परत दर परत क्लियर होती चली जाएंगी। आरबीआई नोटों की छपाई करती है। संस्था दो मैंने बता दिया। आरबीआई प्रतिवर्ष नोटों की छपाई कर रही है, लेकिन वो भारत सरकार के सलाह से, भारत सरकार के परमिशन से करती है। तो अभी मामला फंस रहा होगा ना कि भारत सरकार आरबीआई, भारत सरकार आरबीआई, लेकिन सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले 1956 से पहले, 1956 से पहले क्या होता था कि आरबीआई जब नोट छापती थी, तो नोट छापती थी तो उसका 40, देखिए 40 करोड़ से कम नहीं, यानी कि 40% भाग, जितना भी नोट छाप रही है उसका 40% भाग जो है अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रखती है। अच्छा, एक और बात सुन लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को यह भ्रम होता है कि नोट छापने के लिए देश को विश्व बैंक में सोना रखना पड़ता है गिरवी। ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जितना चाहे नोट छाप सकते हैं, उसका विश्व बैंक से कोई लेना देना नहीं है। भाई, हम नोट छाप रहे हैं, विश्व बैंक को सोना क्यों ना? ये बहुत सारा भ्रम एक समाज में फैला हुआ है। ये कहीं से भी 1% दशमलव में भी ये सत्य नहीं है, सरासर गलत है। हाँ ये है, आरबीआई जब नोट छापती है तो अपने पास वो सिक्योरिटी के रूप में रखती है। अब आप कहेंगे कि आरबीआई देश की है, उसको नोट छापना है तो वो अपने पास सिक्योरिटी के रूप में क्यों रखेगी? ठीक है, तो अभी ये बात, इसको बताने से पहले अब एक चीज जरा इसको समझ लीजिए कि क्यों रखना पड़ता है। आपको पता है कि जब समाज सभ्यता के रूप में आगे बढ़ा, सभ्य समाज जब बन रहा था, तो उसके पहले
वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी शुरुआत में। भाई अगर मान लीजिए इसमें से कोई अपने आप को, मान लीजिए आपको केले की जरूरत है और सामने वाले को आम की जरूरत है, तो क्या किया, केला इनको दे दिया और आम इनको दे दिया। यहां तक तो समझ में सीधी सी बात है, भाई हमारी जरूरत केले की है, उनको जरूरत आम की है, तो उन्होंने एक दूसरे का लेन देन कर लिया, ठीक। लेकिन अब जरूरत हमारे पास आम तो है ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, केला चाहिए ही चाहिए, तो उससे बड़ी मूल्य की भी वस्तु देने के लिए हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें केला चाहिए। तो जब केला चाहिए तो हम क्या किए, हम उसको उठा के अपनी बकरी ही दे दी, ये उसे अपनी बकरी ही उठा के दे दिए। अब यहां तक भी समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको अब जरूरत पड़ गई कार लेने के लिए, अब कार लेने के लिए जरूरत पड़ी आपको, तो अब क्या करेंगे, कार लेने गए तो क्या करेंगे, बकरी देके कार खरीदेंगे? नहीं ना। अब जाहिर सी बात है आपको कार की जरूरत है, लेकिन सामने वाले को बकरी की जरूरत तो नहीं है। अब कार के बदले अब बकरी दे रहे होंगे तो लेगा? नहीं लेगा। क्यों? ये ऐसी कई बकरी देनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, या तो कई बकरी ला करके उसको दीजिए। अच्छा, वो भी तब ना जब वो बकरी लेने को तैयार होगा। अब इस कंडीशन में मुद्रा नामक एक शब्द का जन्म होता है। अब मुद्रा नामक शब्द का जन्म कहां से होता है? अब इनको चाहिए कार, अब ये बकरी देकर के तो कार नहीं देगा, तो ये भागे भागे गए कहीं पर और इन्होंने कहा कि भाई वो बकरी देकर के तो कार नहीं दे रहा है, बकरी लेकर के उसको हम क्या दें? तो किसी ने कहा इनको कि भाई तुम इनको कार दे दो और कार के बदले जो तुम्हें चाहिए उसकी गारंटी मैं लेता हूं। अभी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुमको जब जैसे भी जिस कंडीशन में जरूरत पड़ेगी मुझसे संपर्क करना, इनको तुम कार दे दो। अब ये कह रहे हैं भैया हम कैसे दे दे कार? तो वो जो था ऊपर बैठा हुआ कोई मालिक कह लीजिए या साहूकार कह लीजिए, कोई भी है, तो उसने क्या किया, एक कागज पर लिख करके दे दिया कि मैं आपको कार के बदले रकम देने का वादा करता हूं, मैं आपको कार के बदले रकम देने का वादा करता हूं। अब ये भाई साहब ये कागज का टुकड़ा लाए और इनको पकड़ा दिए कागज का टुकड़ा। अब कागज का टुकड़ा इनको पकड़ा दिए, इन्होंने कार इनको दे दी। अब ये कागज का टुकड़ा जो है कार के बदले, इस कागज के टुकड़े की वैल्यू कितनी है, कार के बदले। अब वो कागज का टुकड़ा इनके हाथ में है। अब ये कहीं और जाएंगे, क्योंकि उसने गारंटी लिया था, अब ये जब कहीं और जाएंगे तो कागज का टुकड़ा किसी और को दे देंगे, इसलिए उस पर लिखा हुआ कि कार के बदले जितनी भी रकम होगी मैं अदा करने का वचन दे रहा हूं। अब इस तरीके से वो जो कागज का टुकड़ा है, अब ये किसी और को दे रहे हैं, वो किसी और को दे रहे हैं, वो किसी और को दे रहे हैं। इस तरीके से वो ये जो कागज का टुकड़ा है यह रुपया के लिए या मुद्रा कह लीजिए, मनी कह लीजिए, उसकी शक्ल में दौड़ रहा है मार्केट में। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये सही में उसके पास पहुंच गया कि भैया तुम कहे थे, इस पे लिखे थे कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, तुम दो 500 के बदले। अब वो जो नोट है ना वो तो कागज का टुकड़ा है, उसकी वैल्यू तो शायद छापने में 1 रुपया लगती होगी मान लिया जाए, लेकिन उस पर लिखा था कि मैं 500, मैं 2000, मैं कार के बदले, ऐसा लिख दिया था। अभी अगर पहुंच जाए, मान लीजिए ऐसी कोई नौबत आ गई दुनिया में, कोई भी ऐसी क्राइसिस आ गई, कोई भी ऐसी कंडीशन बन गई, तो फिर जो ऊपर बैठा मालिक था वो क्या करेगा? इसलिए उसने वो गारंटी दिया है, उसने नोट पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन देता हूं, तो वो इन भाई साहब से उतना वो लेकर के अपने पास वो रखा हुआ है कि ताकि कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी ये पहुंच गए मांगने के लिए, तो उसने वादा किया था ना, तो वादा पूरा कर सके। तो ये कार के बदले जितनी रकम है वो अपने पास रखा होगा, इनसे लेकर के, चाहे जिस भी, अब चाहे इनसे गेहूं लेकर के रखा हो, इनसे चावल लेकर के रखा हो, इनसे 500 बकरी लेकर के रखा हो। क्यों? क्योंकि इनका काम उसने पूरा करा दिया था। तो कभी ये भाई साहब अगर उसके पास जाएंगे तो उसके पास वो सिक्योरिटी ग्रुप में है, जब आप जाइएगा वो जो लिख के दिया था वो पूरा हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई ना? तो वो जो भाई साहब साहूकार थे, ऊपर जो मालिक थे, वही हो गई आरबीआई। वही क्या है? वही आरबीआई हो गई, वो आरबीआई हो गए। तो आरबीआई जब नोट छापती है तो नोट पे जो लिख के देती है कि मैं धारक को 500 रुपया या 2000 रुपया देने का वचन देता हूं, आरबीआई का गवर्नर लिख के दे रहा है, तो उसके पास 500 और 1000 के बराबर की क्षमता का कुछ तो सिक्योरिटी उसके पास है ना। कभी जिंदगी में ऐसी जरूरत पड़ गई कि वो जो कागज का टुकड़ा है, नोट है, इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाए,
उस कंडीशन में पूरा हिंदुस्तान उस कागज के टुकड़े के भरोसे चल रहा है। मैं आपको दे रहा हूं, कोई आप किसी और को दे रहे हैं, वो किसी और को दे रहा है। अब पूरा का पूरा भारत में जितना भी सामान है, वो सामान का इधर उधर लेन देन हो रहा है। अगर ऐसी कोई नौबत आ गई तो उसके बदले जो वादा कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है, आरबीआई का। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? जो नोट छापता है, कम से कम भाई उतना तो नहीं, लेकिन उसका कुछ तो अपने पास रखेगा। तो क्या रखेगा? अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है जो अभी बताया ना कि भ्रम की स्थिति है कि विश्व बैंक में रखना पड़ता। नहीं, उसके बदले अब ध्यान से सुनिएगा, 1956 से पहले ये 40 करोड़ से कम नहीं, 40% उस वक्त होता था कि 40% अपने पास रखता था। खैर 1956 में ये प्रणाली खत्म कर दी गई, अनुपातिक आरक्षित प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ये खत्म कर दिया गया। आज के डेट में क्या है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम पर आरबीआई कार्य करता है। अब ये सिस्टम है क्या? ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। अब 200 करोड़ रुपए का भंडार आरबीआई के पास परमानेंट बना रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है? मिनिमम आरबीआई के पास इतना है। कभी जिंदगी में ऐसी नौबत आ गई तो आरबीआई ने वादा किया था कि इस कागज के नोट के बदले आप हमसे मांगना, मैं दे दूंगा। तो इतना ये भंडार आरबीआई के पास, मिनिमम की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा, मिनिमम। उससे ज्यादा और भी है। अब ये 200 करोड़ रुपए में और क्या क्या है? 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में है, गोल्ड के रूप में है, और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में है। अब आप कहेंगे कि फिर तब सोना ही क्यों? विदेशी मुद्रा का क्या मतलब है? तो सीधी सी बात है कि रुपए की वैल्यू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखी जाती है। पूरा इंटरनेशनल लेवल पे रुपए की वैल्यू आंकी जाती है। आजकल आप लोग खूब सुनते होंगे कि डॉलर के मुकाबले जो है रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, ये है। तो रुपए की वैल्यू, ऐसी कोई कंडीशन कब पैदा होगी जब पूरे वर्ल्ड में हमारे रुपए की वैल्यू एकदम से गिर जाएगी? ऐसी कंडीशन तब कभी आएगी, कभी जिंदगी में। अभी आगे देखिएगा किसी देश में आई भी है अक्सर। और कोई भी क्रिस्टल हुआ, धातु हुआ, कुछ भी हुआ, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन सी धातु है? वो है सोना। हीरा भी नहीं, याद रखिएगा, हीरा भी नहीं है। हीरा बहुत एक लिमिटेड, लेकिन सोना, पूरी दुनिया में सोना आज की डेट में एकदम सर्कुलेशन में है, सोना। तो ऐसी ही चीज आरबीआई अपने पास रखती है कि कभी ऐसी कंडीशन बने तो जब चाहे उसको भुनाया जा सकता है। आज के डेट में सबसे ज्यादा डिमांड वाली अगर कोई धातु है तो कौन सी है? सोना। और दूसरी चीज, डॉलर, एन, पाउंड और यूरो, ऐसे कुछ ऐसे मुद्रा हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है, जिसमें से किसी एक को रखा जा सकता था। लेकिन चूंकि सबसे नंबर पे है डॉलर लगभग 85% देश अपना व्यापार डॉलर में करता है। हमारे यहाँ का रुपया है, लेकिन अभी हमको नेपाल से व्यापार करना हो, नेपाल का हमसे करना हो, हमको श्रीलंका से करना हो, तो हम रुपया में नहीं करेंगे, डॉलर में है। हम अपने देश में रुपया चाहे जितना भी मजबूत कर ले, अपने देश में रुपया चाहे इधर उधर से कर ले, लेकिन हमारा व्यापार जो होता है वो डॉलर में होता है, तो डॉलर सबसे मजबूत है। तो ये क्या करता है? इतना पैसा ये गोल्ड के रूप में और डॉलर के रूप में रखता है आरबीआई अपने पास। तो अब एक बात बताइए, जितना ज्यादा रुपया छापना होगा आरबीआई को, उतना ज्यादा अपने पास सिक्योरिटी रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। हम 3 टॉपिक पे अभी बात करने वाले थे, पहली टॉपिक यही हो गई कि सब जितना ज्यादा आपके दिमाग में है ना, काहे ना रुपया छाप के बांट दिया जा रहा है, तो काहे ना रुपया छाप के नहीं बांटा जा सकता। उसका सबसे पहली बाधा तो यही है कि आरबीआई वादा कर रही है कितना मैं छाप रहा हूं, इसकी सिक्योरिटी मेरे पास है। उस कागज की नोट की वैल्यू तभी तक है जब तक आरबीआई सिक्योरिटी ले रही है, और आरबीआई के पास उतना मजबूत सिक्योरिटी है तभी तो छापेगा। अब जितना छापेगा उतना उसके पास सिक्योरिटी है तो छापेगा। अब कितना छाप दे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बात समझ में आ गई? अब चलिए जरा, ये चीजें समझ में आ गई थी। उम्मीद करता हूं कि नोट कहां से आया, क्यों आया। और ये देखिए, आरबीआई का मैंने बताया था कि गवर्नर साहब साफ साफ लिखते हैं कि मैं धारक को, देखिए 500 की नोट है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ठीक है, यहां पे लिखा गया था। ठीक है जरा, अब जरा दूसरी बात पे आते हैं। चाय तो आप लोगों ने
पिया ही होगा, सब लोगों ने चाय पी होगी। अपना प्यारा सा छोटा सा हिंदुस्तान, मुझे लग रहा है कि इस देश में अपने एक चाय की कीमत 2 रुपए भी है, 10 रुपए भी है, 50 रुपए भी है और शायद 500 रुपए भी है। चाय तो वही है ना, थोड़ी सी पानी, थोड़ा सा दूध, थोड़ा चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, कुछ और भी हल्का फुल्का। मतलब 2 रुपए भी है चाय की कीमत और 500 रुपए भी है चाय की कीमत। चाय वही है, हल्का फुल्का टेस्ट का इधर उधर फर्क हो सकता है। अब जरा एक बात बताइए, आप गांव में बैठ करके चाय पी रहे होंगे, हो सकता है आज के डेट में गांव में 5 रुपए या 10 रुपए में चाय मिल जाती होगी, ठीक है, 5 रुपए मिल जाएगी या 10 रुपए मिल जाएगी गांव की। आप शहर में आ जाइए चाय पीने के लिए, आप जब शहर में आ जाएंगे पीने के लिए चाय, तो वही चाय कम से कम 10 रुपए में मिलेगी, हो सकता है कहीं 20 रुपए या 25 रुपए में मिलेगी चाय। चाय वही है, शहर में आ गई पीने के लिए। लेकिन आप पहुंच जाइए किसी 5 स्टार होटल में चाय पीने, ये आप हैं और आप बैठ करके 5 स्टार होटल में चाय पी रहे हैं, यहां वही चाय की कीमत आपको हो सकता है 500 रुपए हो जाए। अब ये 3 चीजें मैंने आपको बताई कि आप किसी गांव में बैठ करके चाय पी रहे हैं तो चाय की कीमत 5 रुपया या 10 रुपया, शहर में पहुंच जाइए तो 20 रुपया 25 रुपया, 5 स्टार होटल में पहुंच जाइए तो 500 रुपया। अब ये एक ही चाय की कीमत 3 जगह और 3 तरीके से कैसे हो गई? यहां पर ह्यूमन नेचर काम कर रहा है। आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, आप किसी वस्तु को उतना ही ज्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार खड़े हैं। मतलब चाय वही है, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। एक गांव का आदमी जब गांव में बैठ करके चाय पी रहा है, गांव में बैठ करके चाय पी रहा है, तो उसकी जितनी आमदनी है उस हिसाब से उसका पेमेंट कर दिया, 10 रुपए पेमेंट कर दिया। वही आदमी कल के डेट में अमीर हो जाता है, शहर में उसका कारोबार हो जाता है, आदमी वही है, लेकिन शहर में आया तो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो अब किसी यहां पर एक चौराहे पर और केतली में ठेले पर चाय नहीं पीता है वो इंसान, अब वही होटल में बैठ करके चाय पी रहा होता है और जो चाय 5 रुपए में मिल सकती थी उसके लिए वो 20 रुपए पेमेंट करता है। लेकिन वही जब फिल्म स्टार बन जाता है, बड़ा उद्योगपति बन जाता है, जब 5 स्टार होटल में बैठता है चाय पीने, तो कितना पेमेंट कर रहा है? 500 रुपए पेमेंट कर रहा है। अब आप बताइए, अब आप कहेंगे कि सर यहां चाय का क्या लेना देना है नोट छापने से? तो सीधी सी बात, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करें, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया भेज दें, 15 लाख रुपया की बात कर रहा हूं। आपकी कंडीशन, मान लीजिए, बुरा ना मानिएगा, मान लीजिए आपकी कंडीशन ये है आज के डेट में 5 रुपया वाली चाय पीने की। जिस दिन आपके खाते में 15 लाख रुपया आ गया, क्या आपकी कंडीशन ऐसी या आप में से किसी की कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जरा आप बताइए। मतलब आप उसी चाय की, जो चाय की कीमत 5 रुपया थी, 10 रुपया थी, आपके खाते में, आपके पॉकेट में पैसा आते ही उस चाय की कीमत आप बढ़ा देंगे, आप बढ़ा करके उस चाय की कीमत कर देंगे 500 रुपया। यानी कि जो मिनिमम चाय 5 रुपए में मिल सकती थी, अब वो मिनिमम 500 रुपए में मिलने लगी। फिर ये भाई साहब जो ऑलरेडी पहले से अमीर थे, जो पहले से मिनिमम 500 रुपए की चाय पी रहे थे, अब ये क्या करेंगे? अब उसी चाय को एक अलग स्टेटस मेंटेन करने के लिए, अब ये जो एलिट क्लास है, अब ये क्या करेगा? ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना पसंद करेगा, ये ह्यूमन नेचर है। अब ये कहीं अपना एक अलग 5 स्टार, अब 7 स्टार बनवाएंगे, 10 स्टार होटल बनवाएंगे, अब उसमें बैठ करके चाय पिएंगे तो उस चाय की कीमत 1000 या 2000 रुपए हो जाएगी। ये ह्यूमन नेचर है। हमारे पॉकेट में पैसा आ गया तो सीधी सी बात, आप भी अगर कहीं जाते होंगे तो जब पॉकेट में पैसा नहीं है तो चले जाते होंगे, रास्ते में कोई छोटा सा ठेला या दुकान मिलता होगा, नहीं पॉकेट में पैसा, नहीं खाते होंगे। लेकिन जब पॉकेट में पैसा होता होगा तो ना चाह के भी, कोई साथ में फ्रेंड है, चलो यार आज समोसा खाया जाए, चलो यार फुल्की खाया जाए, चलो पकौड़ी खा लिया जाए, कोल्ड ड्रिंक पी लिया जाए, ना चाहते हुए भी ऐसा होता है। तो पॉकेट में जब पैसा होता है तो ऑटोमेटिक वो मार्केट में बहता है, और जब बहेगा तो महंगाई आएगी। जब पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो महंगाई नहीं आएगी। तो पॉकेट में पैसा जब आ जाएगा ना, तो सीधी सी बात है, ऑटोमेटिक महंगाई ऊपर चली जाएगी। तो बात समझ में आई ना? अब जरा अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आते हैं रुपए की वैल्यू पे। क्यों नहीं खूब ज्यादा नोट छाप दिया गया? 2 बातें मैंने बता दी, अब तीसरे पे आते हैं, रुपए की वैल्यू पे।
समान रूप से आप भी याद जानते होंगे कि $1 लगभग 90 रुपए के बराबर हो चुका है। मोटा मोटी किसी दिन थोड़ा सा कम आ रहा है, किसी दिन थोड़ा सा ऊपर चला जा रहा है, यानी 90, 91, 89 के बीच में इधर उधर हो रहा है। $1 की कीमत आज के डेट में 90 रुपया। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई। मान लीजिए कोई बुक है, अब ये बुक है, किताब है, रुपए की बात करें तो ये जो किताब आपको मिलेगी 90 रुपए मिलेगी, लेकिन डॉलर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ $1 देंगे किताब आ जाएगी। लेकिन उसी किताब को खरीदने के लिए 90 रुपया देना पड़ेगा, 90 रुपया देना पड़ेगा। अभी जो पीछे बताया था एक चाय की कीमत 5 रुपया थी, पैसा बढ़ गया तो उसी चाय की कीमत कितनी हो गई? 500 रुपए हो गई। चाय की वैल्यू वही है कि रुपए की वैल्यू वही है? खूब ध्यान से समझिएगा, चाय वही है, चाय की वैल्यू बढ़ गई, रुपए की वैल्यू घट गई। हमको लगता है कि हमारे पॉकेट में रुपया आ गया, लेकिन नहीं, रुपए की वैल्यू खत्म हो गई। जो चाय 1 रुपए में मिल सकती थी वही चाय 5 रुपए मिली, वही चाय 50 रुपए में, वही चाय 500 रुपए में मिली। अब आइए थोड़ा सा फिर इधर देखिएगा, $1 दे देंगे, डॉलर की वैल्यू बड़ी है, रुपया खूब ज्यादा है, खूब ज्यादा है, खूब ज्यादा है। कितना ज्यादा है? $1 के बदले 90 रुपया तो देना पड़ रहा है, इतना तो ज्यादा है रुपया। चलिए मोटरसाइकिल खरीदने चला जाए। अब मोटरसाइकिल खरीदने चला जाए, अगर $1 के बराबर 90 रुपया की बात करें, 1,00,000 रुपया देना पड़ता है। एक मोटा मोटी बात कर रहा हूं, अभी ना सोचिएगा कि कौन सी मोटरसाइकिल है, खैर 1,00,000 रुपया देना पड़ता है तब जाकर हमको बाइक मिलेगी। लेकिन डॉलर कितना? सिर्फ 1,107.82, यानी लगभग $1,108 देंगे तो बाइक हमको मिल जाएगी। मन कर रहा है कि गाड़ी खरीदने के लिए, अभी गाड़ी खरीद लीजिए, चलिए गाड़ी खरीदने चलते हैं। अब गाड़ी की कीमत अगर मान लीजिए 30 लाख है, अब 30 लाख है, 30 लाख रुपया देना पड़ेगा उसी गाड़ी के लिए। क्यों? क्योंकि रुपया ज्यादा है, इतना ज्यादा है, 30 लाख है तभी तो खरीद रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर डॉलर में खरीदना होगा तो सिर्फ 33,234 रुपए देंगे, वो मिल जाएगी। अब जब इस कंडीशन में ये दशा है और नोट छाप दिया जाए, तो अभी तो इस डॉलर के मुकाबले ये गाड़ी खरीदना है, जो गाड़ी हमको 33,000 में मिल सकती थी, उस गाड़ी के लिए हम 30 लाख रुपया देने को तैयार हैं। और नोट छाप दिया जाए, अभी तो इतना नोट है कि और नोट छाप दिया जाए तो क्या होगा? तब इसके लिए कितना देना पड़ेगा? तब 50 लाख देना पड़ेगा, हो सकता है 1 करोड़ देना पड़ेगा। डॉलर वहीं का वहीं है। बात समझ में आ गई मेरी? ऐसे क्राइसिस होते रहते हैं। अच्छा, पूरी अर्थव्यवस्था जब समझनी होती है ना, तो जितना पैसा उतना ही वस्तु। किसी भी देश में जितना पैसा होगा उतनी ही वस्तु होगी, यानी कि दूसरे तरीके से कहें तो जितनी वस्तु उतना ही पैसा। इसी को व्यापार कहते हैं, इसी को विनिमय कहते हैं। पैसा ज्यादा हो जाएगा तो महंगाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। एक ही वस्तु को खरीदने वाले ज्यादा लोग हो गए ना, ज्यादा पैसे वाले आ गए। अगर पैसा ज्यादा हुआ तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी, पैसा कम हुआ तो महंगाई घटेगी। कोरोना के बाद से जब ये पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था सबकी डिस्टर्ब हो गई थी, लॉकडाउन की दशा हो गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, एक एक लोगों के खाते में 500 रुपया आना शुरू हुआ। लॉकडाउन के बाद से 2000 के नोट छापने पड़े थे। सबको बड़ा मजा आता है जब सरकार खाते में 500 रुपए डालती है, 2-2 हजार रुपए डालती है, बड़ा मजा आता है। लेकिन वही जिनके खाते में 500 रुपया जाता है, जब बाहर निकलते हैं लोग ना, तो कहते हैं सामान बड़ा महंगा हो गया, लोग चिल्लाते हैं, तब गाली देते हैं, सरकार बहुत खराब काम कर रही है। जब खाते में पैसा आता है तो लोगों को मजा आता है। इस अर्थव्यवस्था को समझना इतना आसान नहीं होता है। जब पैसा बढ़ेगा, वस्तु तो वही है ना, वस्तु वही है। पैसा हमारे पॉकेट में 10 रुपया था, हम 10 रुपए के हिसाब से खरीदारी करते हैं। हमारे पॉकेट में जिस दिन 2000 रुपया आता है, हम 2000 के हिसाब से खरीदारी करने लगते हैं। अभी मार्केट में जाइएगा, टमाटर 10 रुपया पौवा है, 20 रुपया पाव है। अगर आपके पॉकेट में 20 ही रुपया है तो क्या करेंगे? ले लेंगे, आधा पाव लेंगे, या उससे बार्गेनिंग करेंगे कि नहीं यार 15 रुपए में दे दो, 5 रुपए में दे दो, 10 रुपए में दे दो। लेकिन आपके पॉकेट में 1000 रुपया पड़ा हुआ है, बताइए क्या उससे आप एक बार भी डिस्कस करने जाएंगे?
नहीं डिस्कस करेंगे, आप उसे रोज खरीदेंगे, अगली बार आपको देखेगा रोज खरीदते हुए, रोज 1,000 रुपए का नोट निकालते हुए, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा खरीदते हैं, इधर उधर करते हैं, तो क्या करेगा, अगले दिन वो 30 रुपए कहेगा, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अगले दिन वो 40 रुपए कहेगा, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी अर्थव्यवस्था ये समझ में आ गई कि आपके पास पैसा ज्यादा है, महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो नोट छाप देने से असली समस्या खड़ी हो जाएगी, जिस समस्या से शायद ये जनरेशन अभी तक जूझी नहीं है। इस जनरेशन को पता नहीं है कि नोट छाप देने से क्या परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एक परेशानी आई थी, कई देशों में है, लेकिन एक देश का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में सरकार 2007-8 के आसपास उसको लगा कि हम नोट छाप देने से परेशानी खत्म हो सकती है। जैसे देखिए, कुछ ना कुछ नोट तो छापना ही पड़ता है ना। अब ये भी नहीं कहा जा सकता नोट ही मत छापा जाए। जैसे खाते में जो 500-500 रुपया जा रहा है, वो एक बैलेंस के तौर पे, देखिए गवर्नमेंट जो करती है, हम गवर्नमेंट को यहाँ खड़ा होकर के गाली दे सकते हैं, बड़ा आसान काम है, लेकिन जो वहां बैठ करके पूरे देश को चला रहा होता है, गवर्न कर रहा होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक फैमिली नहीं चला पाते, गांव नहीं, एक प्रधान पागल हो जाता है, एक तो गांव का प्रधान बन जाता है, तो 50 लोग उसके, लेकिन कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्र पूरे देश को गवर्न कर, किसी भी देश की मैं बात कर रहा हूं, गलतियां उनसे हो गई होंगी, सीधी सी बात है। तो जब खाते में 500-500 रुपया जा रहा है, वो इसलिए जा रहा था कि लोगों को रोजगार दिया जा सके, लोगों में रोजगार क्रिएट हो सके, लेकिन वो भी एक लिमिट सीमा तक। हाँ, सरकार से वहां गलती हो जाएगी जब वोट बैंक के तौर पर अगर वही पैसा लगातार देती जाए गवर्नमेंट, तो फिर वहां गवर्नमेंट से गलती हो रही है, फिर पूरी बात आप समझ चुके हैं, तब देश गर्त में जरूर जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बैलेंस तक। अब वो बैलेंस कब तक है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, और मैं उतना बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन सरकार जो कर रही थी वो रोजगार क्रिएट करने के लिए कर रही थी। अब तक हुआ है कि नहीं हुआ ये सरकार जाने। अगर इसको वोट बैंक के तौर पे आगे खींचा गया तो फिर स्थिति बड़ी ही भयावह होगी। ठीक, जिम्बाब्वे ने क्या किया था, नोट छाप दिया ऐसे ही खुद धड़ाधड़ कि नहीं हमारे यहाँ के लोग एकदम अमीर हो जाएंगे। अब लेकिन अमीर तो हो जाएंगे, जिम्बाब्वे की दशा यह हो गई कि एक ट्रे अंडा जिसमें 30 अंडे होते हैं, एक ट्रे अंडा का 15,000 रुपया देना पड़ता था। 15,000 रुपया देना पड़ता था। अब नोट की छपाई जरा देख लीजिएगा, नोट की छपाई कैसे हुई है, दिमाग आपका पागल हो जाएगा। देखिए 10, अगर रुपए की बात, मतलब अगर हम रुपए में बात करें तो अभी देखिएगा 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। अब ऐसे गिनते जाइए, मैं गिन नहीं पाऊंगा, बस जीरो गिन को आप बता दे रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं, आप जोड़ लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 11 जीरो लगा हुआ है। अब आप जोड़ लीजिएगा कि कितने रुपए की छपाई हुई थी। यहां साफ साफ लिखा हुआ है 100 बिलियन, 100 बिलियन का एक नोट, मतलब किसी को पकड़ा दिया, 100 बिलियन का मालिक हो गया एक नोट पा करके। अब सोच के देखिए वो कितना अमीर हो गया होगा वो, लेकिन वो अमीर इतना अमीर हो गया, यही काम करना पड़ा। मतलब कि टमाटर लेना हो तो पूरा झोला भर के नोट लेके जाए, आलू लेना हो तो झोला भर के नोट लेके जाए। अब आप बताइए कि आप भी चाहते हैं ऐसी अमीरी, कि आप इतने अमीर हो जाएं कि 1 किलो आलू लेना हो तो ऐसे ही आप मोटरी भरें और नोट लेकर के पहुंच जाएं, और पता ही चलेगा कि पैर में जूता नहीं होगा। पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था होती, जो हमारे खाते में जो पैसा होता है ना, अभी मैं शुरुआत वहां से किया था, वो क्रेडिट है। तो क्रेडिट जब कमाया जाता है, इसलिए कि आरबीआई हमें क्रेडिट के बदले वो मेरे खाते में पैसा दिया है, तो क्रेडिट जब कमाएंगे तो उसकी वैल्यू है, अन्यथा नोट की कोई वैल्यू नहीं है। और नोट की वैल्यू तभी जनरेट होगी जब आरबीआई करेगा, और आरबीआई वैल्यू तभी देगा जब आरबीआई के पास सिक्योरिटी होगा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आपको समझ में आएगी। सरकार नोट छाप करके लोगों को अमीर क्यों नहीं बनाती है, इसके पीछे पूरी की पूरी एक अर्थव्यवस्था काम करती है, और पूरा का पूरा एक तरीके से साइंस काम करता है। इसको समझना और समझाना इतना आसान नहीं है। मैं तो बस इसका थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र पढ़ा है, तो उसके बदले मैंने आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश की है, अन्यथा ये मेरे भी बस की बात नहीं है। क्योंकि बात वही, अभी मैंने कहा था कि गांव का प्रधान जो होता है, वो गांव जब चलाने के लिए उसका दिमाग पागल हो जाता है, तो पूरे देश को चलाना
कितनी बड़ी बात होती है। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट से एक छोटी सी गलती हुई और जिम्बाब्वे आज भी कहां है देखिएगा। जो इंसान 100 बिलियन का एक नोट जिसके यहाँ छपा गया हो, जो बेचारा 100 बिलियन का एक नोट अपने पॉकेट में लेके घूमता हो, और दशा ये है कि वो जब सब्जी खरीदने निकलता हो तो वो ऐसे झोले में भर करके पैसा लेके जाता हो। खैर, तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और आप बताइएगा कि क्या नोटों की छपाई करके गरीबी दूर की जा सकती है। आप इसके पक्ष में हैं या नहीं हैं, या फिर इसके अलावा भी आपका कोई तर्क है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक पे फिर कल इसी टाइम पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।